दरअसल क्या है कि कुछ चीज़ें मजबूरियाँ बन जाती हैं। जैसे अब मेरा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रयोग करना अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने तर्क और तथ्य रखने के लिए। हालांकि बहुत बड़ी स्केल पे या बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित नहीं होने, बहुत लोगों तक जाएगा ही नहीं, लेकिन हाँ एक प्रयास है कि कुछ भी गिने चुने लोगों को अगर क्लियरिटी हो जाए चीज़ों में तो ये चीज़ सफल हो जाती। नहीं तो कम से कम इतनी तो सांत्वना रहेगी कि हाँ उस दौर में हम शांत नहीं थे, जहाँ आवश्यकता थी इस देश की संस्कृति के लिए वहाँ हम शांत नहीं थे। स्पष्ट है कि मैं उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है, आयुर्वेद, एलोपैथी। है ये मुद्दा तो बहुत पहले से ही चर्चित है, लोग विचार भी करते हैं, कई नहीं भी करते हैं। कहीं ना कहीं मोटा मोटी ये हरदम द्वंद्व रहा है पिछले 25 सालों में बहुत ज़्यादा। तो इसमें एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं भावनाओं में बह के कभी कोई निर्णय नहीं करता, कभी कोई बात नहीं रखता। हाँ, मनुष्य हूँ, भावनाएं होती हैं। मैं तथ्य और प्रमाण और तर्कों के आधार पर किसी चीज़ को मानता हूँ और किसी चीज़ को बताता हूँ। दूसरा ये है कि जो हिंदू धर्म है, जिसमें भारत सरकार के जो भी गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग मैं एक हिंदू धर्म का नागरिक हूँ इस देश का, मेरा धर्म हिंदू। लेकिन मेरी बिलीफ सिर्फ इतनी है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय परंपरा, इनका मैं ध्वजवाहक हूँ। अब चाहे मुझे किसी धर्म का, किसी जाति, किसी संप्रदाय का मान लिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मतलब एक कंडीशन दे दी कि अगर भारत की संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं का ध्वजवाहक बनना मतलब आप हिंदू धर्म के हो, तो हाँ मैं हूँ। अब बात आती है, स्वामी रामदेव जी का एक बयान था जिस पे पूरा देश में, विदेशों में भी आजकल बहुत खूब चर्चा हो रही है। बयान क्या होता है? जब आप खुलेआम टीवी पे आके आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स यूज़ करके कुछ चीज़ें बोलते हैं तो उन्हें बयान कहा जाता है। जब आपने अपने घर में किसी प्रसंग पे बात कर रहे हो, किसी चीज़ पे बोल रहे हो, तो उस चीज़ को उस तरह से नहीं लिया जाता है कि आपका मत है और आप पूरे देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं या आप कहीं लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो। पतंजलि एक परिवार है, उसके कुछ लोगों की, अपने कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी, उसमें उन्होंने कोई चीज़ बोली, हाँ अपने मुंह से बोली, बेशक उन्होंने व्हाट्सएप पे पढ़ के। तो इसे उस तरह से बयान लेना तो पहले ही गलत हो गया। चलो ठीक है, आपकी वीडियो क्योंकि वायरल हो चुकी है, लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो हाँ यहाँ पे अगर आपकी गलती है, अगर आपने वहाँ कुछ गलत बोला हो तो ठीक है, फिर भी भावनाएं आहत हो गई, क्योंकि होता है ना, चीज़ को नैरेटिव देना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान का कोई मुद्दा नहीं था, एक बस लड़के ने यूं ही अपना प्रस्ताव सा बनाया, थोड़ी सी हवा मिली, थोड़ी मीडिया कवरेज मिली, फिर वो भावनाओं के साथ में जोड़ दिया गया, तो ठीक है भावनाएं आहत हुई। लास्ट में हमें पता है क्या, इस देश का बंटवारा हो गया। तो एंगल देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मैं बस उतना ही बता रहा था। ठीक है, उन्होंने अपने उस बयान के लिए माफ़ी मांग ली कि हाँ ठीक है, मेरी अगर इस बात से किसी की भावनाएं आहत होती है, अगर गलत संदेश जाता है, तो मैं अपना बयान वापस लेता हूँ आज तक टीवी चैनल पे। अब आज और भी प्लेटफॉर्म्स पे ली, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी उन्होंने पत्र लिखा, जो भी उनके बीच में पत्राचार हुआ। लेकिन कुल मिला के फिर बात यहाँ जाती है कि स्वामी रामदेव जी पे ही, हाँ, क्योंकि अब यह है कि वो योग आयुर्वेद की बात छेड़ते हैं तो एलोपैथी का संभव विरोध है। ये परस्पर वैसे इतने भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, लेकिन है तो तथ्य तो है ही। तो अब उनके बयान पे जो इतना बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, उनसे बस इतनी से पूछ रहा हूँ, क्या अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये बीजेपी वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे, क्या तब इस देश में वो नहीं फैल रहा था, मतलब दुष्प्रचार या गलत मैसेज नहीं जा रहा था? आईएमए के लोगों से पूछ रहा हूँ, भारत सरकार से भी, कि उन्होंने क्या किया। कांग्रेस जब करती है लॉकडाउन उपाय नहीं है, ये गलत है, क्यों वो विपक्ष में है, मतलब कुछ भी बोलेंगे। तथ्य देखें तो विपक्ष में है तो मतलब उन्हें छूट है। मतलब आज स्वामी रामदेव जी भी एक विपक्ष में होते, किसी विपक्षी पार्टी के नेता, तो उन्हें छूट हो जाती। आपके तर्क तो ये। फिर धर्म के आधार पर वैक्सीन हराम है, ये चीज़ें भी चली, हालांकि उन्हें दबा दिया गया, प्रशासन ने इस दुष्प्रचार को होने से रोका। तो चीज़ें वही हैं कि प्रसंगानुसार होती है और हम उनको क्या बना देते हैं वो हमारे पे निर्भर करता है। तो अब बात आ रही थी आज तक की। तो आज तक टीवी चैनल पे जब उनकी डिबेट हुई तो उसका टॉपिक था एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेदा। डिबेट क्या होती है?
वाद विवाद, जब हम हमारी बात मनवाना, अगला सही हो गलत हो हमें कोई मतलब नहीं, हम सही हैं गलत है हमें कोई मतलब नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, इसका मतलब है वाद विवाद। एक होता है विचार विमर्श या शास्त्रार्थ, जिससे पहले शास्त्रार्थ वाद विवाद नहीं है, वो विचार विमर्श। उसमें क्या होता है कि अगला कुछ सही बोल रहा है तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, हमारी कमियों को हम छोड़ देते हैं, और सामने वाला भी यही करता है, हमारी एक अच्छी बात है 100 में से तो उसे मान लेगा, 99 रिजेक्ट कर देगा। यही चीज़ कुछ वहाँ क्या था, 2 IMA के एक अधिकारी वगैरह थे, हाँ मतलब एक महासचिव थे और एक पूर्व अध्यक्ष थे, तो वो 2 लोग जो कर रहे थे वो था डिबेट वाद विवाद, और जो स्वामी रामदेव जी कर रहे थे वो था शास्त्रार्थ विचार विमर्श की, यार आपस में सामंजस्य बना के हम चलते हैं, एलोपैथी ने प्रगति की है उसकी चीज़ें मान लेते हैं, इधर पतंजलि ने आयुर्वेद में भी कुछ रिसर्च किया है इसे भी हमें मान लेना चाहिए, ये चीज़ें थी। तो अब ठीक है, तो और उन्होंने अब क्योंकि जब बात आती है वर्सेस, मतलब एक आदमी अगर प्यार से मान ही नहीं रहा है, आपकी बात को पूरा ही गलत सिद्ध कर रहा है, तो आपको सही सिद्ध करना पड़ेगा। तो उन्होंने 25 क्वेश्चन दे दिए एलोपैथी को, जिसमें उनकी कई बीमारियों को लेके भी थे, अधिकांश क्वेश्चन की इन बीमारियों का आपके पास क्या इलाज है, क्योंकि पतंजलि ने तो सिद्ध किया है। अब हम सिद्ध में क्या मानते हैं, हम रिपोर्ट्स देखते हैं आपने कहाँ रिसर्च की है क्या की है, हर जगह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की हो, ऑक्सफोर्ड की हो, या एम्स कोई रिसर्च करे, ICMR कुछ करे, हर चीज़ में हमारा एक ही क्राइटेरिया होता है कि उन्होंने क्या किया है, वो चीज़ हम देखते हैं कि मतलब उन्होंने हाँ रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए फाइनल। इधर जो ये लोग जो चीज़ करते हैं उसमें ये जो मरीज़ जो ठीक हुआ है, प्रत्यक्ष प्रमाण कि हाँ इस आदमी को लाभ हुआ, उसे ही खड़ा कर दे रहे हैं ना सामने, इससे बड़ा तो कोई प्रमाण होगा नहीं किसी चीज़ का। अनेक बीमारियों के, हालांकि इनके पास डाटाबेस भी हैं। फिर बात आती है कि जो अभी इन 2 दिनों मतलब ABP न्यूज़ पे जो आचार्य बालकृष्ण जी ने डिबेट की है कोषाध्यक्ष जो है ये IMA के उनके साथ में, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि हाँ कोषाध्यक्ष के साथ जो डिबेट हुई थी, तो उसमें कोषाध्यक्ष के जो बयान है आप सुन लेना, ABP न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पे हैं, तो वो अपनी बात शुरू करते हैं व्यवसायी या बिजनेसमैन बालकृष्ण सुवेदी, मतलब डिबेट हो रही है कि एलोपैथी सही कि आयुर्वेद या स्वामी रामदेव जी का बयान जो भी है, बयान पे तो क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना बयान वापस ले लिया, क्षमा मांग ली, इससे ज़्यादा क्या होता है, कितने ही बड़े से बड़े बयान, इतना ही तो होता है, वैसे तो बयान भी नहीं था। तो उसके बाद में अब डिबेट किस पे होनी चाहिए थी कि पतंजलि की दवाइयाँ सही है नहीं है, या एलोपैथी वर्सेज आयुर्वेद, वो कहाँ कर रहे हैं, इनकी जाति क्या है, ये क्या है, वो क्या है, जातियाँ मैटर थोड़ी करती हैं वहाँ। उसके बाद भी आचार्य बालकृष्ण जी का ऑफिशियल नेम तो आचार्य बालकृष्ण ही है ना, हाँ वो स्वेदी हैं, नेपाल में जन्मे हैं, वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उस डिबेट में तो इनका कोई लॉजिक नहीं था। इसी ही बात के वो बिजनेसमैन इसी के इर्द गिर्द वो घुमाते रहे, इनकी कंपनी का इतना नेट प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट डाउन हुआ, उससे आपको नहीं ना मतलब है। आप अगर डॉक्टरों के प्रतिनिधि बन के आ रहे हैं तो आप बिजनेस स्ट्रेटजी मत देखो ना, नहीं तो आप कॉमर्स स्टूडेंट होते, किसी कंपनी के CEO होते, फिर कंपनियों के बीच में डिबेट होती कौन कंपनी अच्छी है, किसकी प्रोग्रेस अच्छी है, तो वहाँ पे बोलते हैं ना। तो इन 2 डिबेटों को देखने के बाद में इनका निष्कर्ष यही था कि मतलब बातें घुमाओ, बस होता है ना, एक निष्कर्ष पे मत जाओ कभी, बस रॉन्ग नैरेटिव क्योंकि चल पड़ा है तो उसे चलाते रहो। नहीं तो बयान तो IMA के अध्यक्ष का भी ऐसा ही था जो आचार्य बालकृष्ण जी ने उठाया है कि जिसे सही कर देंगे, या जो भी है क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार से रिलेटेड कि हाँ कोविड सही हो जाएगा उससे, गलत तो वो भी है, उसके विरुद्ध तो कोई नहीं, और भारत सरकार को भी कोई चिंता नहीं हुई उसकी। बेशक BJP गवर्नमेंट है लेकिन कर तो गलत ही रही है ना। इसके बाद में आता है कि उन्होंने एक डॉक्टर ले लेते, उन्होंने एक चीज़ उठाई कि हमने 22 करोड़ लोगों को सही किया, एलोपैथी ने दुनिया में 22 करोड़ लोगों का इलाज किया, पतंजलि के पास 1 करोड़ का डाटाबेस है। सुनने में तुम्हें भी बड़ा वो लगता है ना कि हाँ 22 करोड़, इधर एक करोड़ ही किया है, तो कहाँ कंपेरिजन, 22 गुना ज़्यादा है उन पे। लेकिन आप ये समझो पिछले 200 सालों से, मतलब जब से अंग्रेज़ों की यहाँ गुलामी हुई तब से खास करके भारत में भारतीय सारी चीज़ें समाप्त होगी। हम सुनते हैं ना कि हमारे बंगाल में इतना अच्छा कपड़ा बनता था, आज बनता है क्या, नहीं बनता है ना, बनता था। फिर हमारी ये शिक्षा ऐसी थी, चिकित्सा ऐसी थी, वो चीज़ें सुनते हैं। वो क्यों होती है, जब आपको राज्य मतलब स्टेट, देश की सरकारें जब आपको संरक्षण देती हैं तब आप आगे बढ़ते हैं, तब रिसर्च होती है। पिछले 200 सालों से ये जो चीज़ें हैं, ये स्पॉन्सरशिप है, ये सिर्फ एलोपैथी को मिली है।
पूरी दुनिया में सिर्फ एलोपैथी को स्पॉन्सरशिप मिली है, जबकि आयुर्वेद को समाप्ति कर दिया। हर भारतीय चीज़ को समाप्त किया गया गुलामी के दौर में, ये एक सच है, सब मानते हैं। तो आप ये बताओ, जब 200 साल से हर चीज़ समाप्त हो गई तो अचानक से कैसे वृद्धि करेगी? आपने जो 22 करोड़ की है, इसमें पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी लग रखी है। मतलब पिछले 1-1.5 साल से पूरी दुनिया की जितना इकोनॉमी, हर देश और WHO, फिर जो भी है UNO का ही वो पार्ट है, तो UNO पूरा ही, और उसके बाद में हर विकसित से विकसित देश की इकोनॉमी, उसके साइंटिस्ट, उसकी सरकारें, उसका पूरा प्रशासन, सारी मैन पावर लेके आप क्या कर रहे हैं? एलोपैथी पे रिसर्च। उसके बाद आपने ठीक किए 22 करोड़ लोग, इसमें आपने 10 बार तो कोई बदल ली होंगी अपनी चिकित्सा प्रणाली। आप क्या करें? हेट एंड ट्रायल, मतलब अंधेरे में तीर मारो, तीर सही लगे तो ठीक, नहीं लगे तो नया उठा लो, ये चीज़ है। वहीं पतंजलि क्या है? एक प्राइवेट संस्था, क्योंकि सरकार से तो इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, इन्होंने अपने पैसों से, इन्हें जो बिजनेसमैन कह रहे हैं ना, हर चीज़ के मूल में धन होता है, धन ना हो तो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसे खुले? इन्होंने आयुर्वेद की चीज़ों को प्रमाणित करने के लिए, आज की विज्ञान की कसौटी पे खरा उतारने के लिए, नहीं तो हम भी नहीं मानते, शायद मैं भी नहीं। हाँ, प्रश्न उठता है, स्वाभाविक है। चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी ने अपने ज़माने में जितनी रिसर्च कर ली हो, लेकिन आज उसके तात्विक प्रमाण चाहिए, इन्होंने वो सब दिए। पतंजलि ने वो सब दिए, मतलब कोरोनिल पे उन्होंने रिसर्च की, जिसके बेस पे DRDO ने भी अभी मेडिसिन बनाई है। तो इन्होंने, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने, सोचो 1 करोड़ लोगों का डाटाबेस रख रखा है जिसे सही किया है, और एक तरफ आप पूरी दुनिया मिलकर 22 करोड़ कर रहे हो, तो कौन सा बड़ा तीर मार रहे हो? उसके बाद में जो ये चीज़ है कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री, अगर हम भारत में देखें तो जो सामान्य बजट था लेटेस्ट, उसमें क्या है? 67 करोड़ 112 करोड़, मतलब 67,112 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं एलोपैथी के विकास के लिए। और वहीं आयुष मंत्रालय, जिसमें 5 चिकित्सा पद्धतियां, उन्हें हम कितना दे रहे हैं? 2,970, मतलब लगभग मोटा मोटी 30-34 गुना कम, 30-34 गुना कम दे रहे हैं। फिर हम उम्मीद करें कि दोनों के परिणाम बराबर हों, कैसे संभव है? सोचने वाली बात है ना, कि आप, मतलब रिजल्ट कैसे बराबर? उसके बाद भी इन्होंने जो भी कुछ किया, उसे ऐसे नहीं कि इन्होंने चलो एक मेडिसिन बना दी, अपना पूरी साइंटिफिक रिसर्च कर ली, तो उसके बाद सरकार इनकी मदद कर रही हो, या फिर ICMR वगैरह, हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो सब मदद कर रही हो, ऐसा भी नहीं है। इवन इंटरनेशनल जर्नल्स में इनके रिसर्च पेपर पब्लिश होने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। भाई आप इनसे इनका डाटा मांगो, इनकी रिसर्च मांगो, सरकार एक टीम बना दे, भाई रिव्यू कर लो, हेल्थ मिनिस्ट्री की टीम आके रिव्यू कर लो, इनके डाटाबेस देख लो, इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स देख के आप उसका सार निकालो ना। भाई अगर ये आपकी कसौटी सही उतारते हैं तो इन्हें प्रमोट करो, गलती है तो इन्हें बताओ कि ये कमी है आप में, वो ठीक करें। ये क्या मतलब होता है कि आप सीधे ही चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हो? भाई आपके भी जितने वो स्टेरॉइड वगैरह है या प्लाज्मा थेरेपी वगैरह, ये बैन भी तो हुई हैं, मतलब ICMR नई गाइडलाइन निकाल दी, मत करो इन्हें प्रयोग। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस वगैरह क्या है? ये साइड इफ़ेक्ट्स है ना, कोरोनिल के तो नहीं निकले ना। कोरोनिल आज भी प्रभावी है, योग आज भी प्रभावी है। हाँ, और इसके बाद जो सबसे बड़ा जो चीज़ निकली ना, आचार्य बालकृष्ण आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञाता, आखिर ये एम्स में क्यों चले गए? तो सर ऐसा है ना कि हर चीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रिसर्च चाहिए, आयुर्वेद, और उसके लिए पैसा चाहिए, जो कि कोई नहीं दे रहा। आयुर्वेद को किसी ने नहीं दिया। इन 2 लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी खपाई, अपनी मेहनत की, उससे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला, और बाकी जितने भी कई सारी इन्होंने दवाइयाँ बनाई, कैंसर है, डायबिटीज़ आदि का अपना उपचार के लिए, ठीक है। और अभी ये और रिसर्च करें, शल्य चिकित्सा चरक, महर्षि चरक की ही देन है, वो भी एक आयुर्वेदाचार्य ही थे, ठीक है ना। उस टाइम आपके ये तामझाम भी नहीं थे बहुत ज़्यादा, तो आप भी उन्हीं को पढ़ के, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की चीज़ें ही तो प्रयोग कर रहे हो। मतलब आज भी अगर सर्जन्स को ट्रेनिंग दी जाती है तो चरक को पढ़ाया जाता है, चरक के इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें विकसित कर लिया, तो आज शल्य चिकित्सा है हमारे पास। ऐसी भारत में जो पुरानी टेक्नोलॉजी जितनी भी थी, अगर उन्हें समय के साथ में चेंज किया जाता, मॉडिफाई किया जाता, तो आज होती, तो आज नहीं है। तो इस समय अगर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, किसी ने जहर दे दिया, आदमी की जान तो बचानी है ना, तो एम्स की सुविधा प्रयोग कर ली, तो कौन सा गलत हो गया? जितना खर्चा एलोपैथी के एम्स बनाने में सरकार के लिए, उतने आयुर्वेद के एम्स बनवाओ, आयुर्वेद के बनवा दो, नहीं जाने की आवश्यकता होगी वहाँ। एलोपैथी में बिल्कुल आवश्यकता नहीं होनी, अगर आयुर्वेद पे ही इतना रिसर्च हो जाए तो। जिस दिन एलोपैथी नहीं थी उस दिन आयुर्वेद थी। हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, किसी को अगर ऐसी गलत फहमी हो कि एलोपैथी के विकास के बाद ही मानव चिकित्सा या जो भी है ह्यूमन हेल्थ का डेवलपमेंट हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है।
जितने प्राचीन शास्त्र हैं उनमें क्या लिखा था, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, दीनाश्याम शरदः शतम। हर जगह शरदः शतम, 100 वर्ष जीऊँ मैं चैन से स्वस्थ। मतलब क्या है, उस समय इंसान की एवरेज एज 100 ईयर्स होती थी, समझ लो। औसत लोग 100 साल, आज़ादी के जस्ट बाद तो 30 के आसपास था, आज भी 67 से 70 साल है। भारत की एवरेज एज 67 से 70 साल ही है, उस टाइम कितनी थी, 100 साल थी। मतलब आयुर्वेद कुछ तो खास चीज़ थी ना। तो आप इस चीज़ को मतलब डिनाई करने का तथ्य क्या है पता नहीं। जो IM, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये एक NGO है जिसका नाम है, हाँ इसके अंडर होंगे डॉक्टर्स जो भी हैं, इनसे जुड़े होंगे। तो इन्हें, इनके बयान को लेके लोग अब बिल्कुल एकदम आंखें मूंद के इनकी बातें मान रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि यही IMA जो पेंट्स होते हैं, बल्ब होते हैं, इनकी कंपनियों से पैसे लेती है, उन्हें कहती है कि एंटीबैक्टीरियल बल्ब या पेंट, एंटीवायरल बल्ब, ये क्या चीज़ होती है? मतलब ये दुष्प्रचार नहीं है। पतंजलि की कोरोनिल को, कोरोनिल दवा पे इतना ज़्यादा बवाल हुआ, डिटोल इत्यादि कंपनियां जो थी जो एंटीसेप्टिक वगैरह बना रही, या फिर ये डिटोल है, इन सब पे भी तो लिखा रहता था कोरोना की दवाई, कोरोना को इतने % मारे, उतने % मारे, उन पर वही तो नहीं कार्रवाई। मतलब ये चीज़ें ये हैं कि एक टारगेटेड प्लान है कि आयुर्वेद को समाप्त करो। अब इन चीज़ों से तो ये प्रमाणित हो रहा है ना कि आप अगले की चीज़ को सुनने का ही साहस नहीं रख रहे हो। विडंबना देखो ना, आप अगले की बात सुन ही नहीं रहे हो, बस नहीं आप गलत तो गलत, हम सही तो सही। नहीं तो तात्विक आधार पे अगर किया जाए आंकलन तो आयुर्वेद आगे ही हुआ ना भाई। एक आयुष मिनिस्ट्री भी हेल्प नहीं कर रही है, एक प्राइवेट संस्था है जो अपनी रिसर्च कर रही है और उसके बाद में उन्होंने ये प्रमाणित किया, और उनकी कोरोनिल जब से उन्होंने बनाई है पिछले साल से अब तक उतनी ही कारगर, उतनी ही इफेक्टिव है। योग 25 साल पहले इन्होंने शुरू किया, तब से उतना ही कारगर, उतना ही इफेक्टिव है। आज तक भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ योग के हमें कोई साइड इफेक्ट मिले हों। तो फिर हम मतलब भारत क्यों, बाकी दुनिया ठीक है मान लिया, अमेरिका पूरा वेस्ट ठीक है मान लिया वो एलोपैथी करे, लेकिन भारत के अंदर ही भारत की प्रणालियाँ क्यों नहीं? भारत की आयुर्वेद प्रणाली भारत में नहीं चलेगी, कहाँ चलेगी? भारत ही प्रमोट नहीं कर रहा तो बाकी चीज़ें कैसे आपको मतलब मानेंगी कैसे ना। इसीलिए भारत की जो सरकारें हैं उन्हें चाहिए कि वो इस चीज़ को प्रमोट करे। और रही बात डॉक्टर्स के अपमान की, तो ऐसा है कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का मैं विरोध करता हूँ, बहुत लोग हैं मैं जो विरोध करते हूँ, क्योंकि क्या है इन्फॉर्मेशन तो पढ़ा रहे हैं यहाँ, रियल ज्ञान तो हमें दे ही नहीं रहे हैं। आपको पता है हर साल लगभग 8 लाख के करीब लोग सुसाइड करते हैं, 8 लाख। कोरोना से मौत का आंकड़ा देख लेना, हर साल का ये। तो क्या ये जो है मतलब स्ट्रेस, टेंशन, ये महामारियाँ नहीं है? इनके लिए कौन सोच रहा है? हमारी एजुकेशन सिस्टम है क्या इन चीज़ों के लिए? ठीक है कोरोना एक बार तेज़ से फैल रहा है, महामारी है, वो चीज़ें मान ली, लेकिन बाकी फैक्टर्स भी तो देखो। तो उसमें एजुकेशन सिस्टम में मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट है, हम बच्चों को उतने संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, वो चीज़ हमारी कमी तो है। तो अब मैं उस एजुकेशन सिस्टम का विरोध करता हूँ, आप लोग भी करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम टीचर्स का विरोध करते हैं, शिक्षकों का नहीं करते ना, बच्चों का भी नहीं करते। जो लोग इनसे पढ़ के अफसर बने उनका भी विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही एलोपैथी के अगेंस्ट बोलना मतलब इस चिकित्सा प्रणाली के अगेंस्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो डॉक्टर अपनी जान पे खेल रहे हैं उनके विरोध में बोल रहे हैं। नहीं, वो तो अपनी जगह बहुत महान काम कर रहे हैं कि मतलब महामारी से घिरे हुए कमरों में खुद को रख रहे हैं, 7-7, 8-8, 10-10 दिन, महीनों वहीं हैं, कई तो सालों से सेवा कर रहे हैं। बीच में ठीक है हल्का से छुट्टी दे देते होंगे, लेकिन उनकी जान पे तभी भी थ्रेट है ना। इसके बावजूद वो लोग ये चीज़ कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट कौन बोल रहा है? लेकिन हाँ, अब क्योंकि ये जो भी है अंग्रेजी चिकित्सा प्रणाली, ये तो गलत है, इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। हम कभी भी एक चीज़ की दवाई लेने जाते हैं तो हमें तुरंत दूसरी पकड़ाई जाती है, और वो क्यों पकड़ाई जाती है उसका लॉजिक आप देख लेना कि पहली वाली ये गलत इफेक्ट करेगी और इसको काउंटर करने के लिए सर हम आपको दूसरी दवाई दे रहे हैं, वो आप लेना, यही तो है। तो क्यों नहीं हम मतलब आयुर्वेद को अपनाने में दिक्कत कहाँ है? कोई एक तो जगह बताओ ना। स्टेट स्पॉन्सर करे, भारत सरकार खुद करे, तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बाकी तो यही है कि जितने जितने हम लोग जागरूक होंगे, क्योंकि अंततोगत्वा मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये लोकतंत्र है, इसमें जैसा लोग यानी जनता चाहेंगी वैसा ही होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को बोलें कि हमारे यहाँ आयुर्वेद के संस्थान क्यों नहीं है। यहाँ भी तो भाई नॉर्मल हॉस्पिटल, उसमें आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी तो बिठाओ ना। कोई पाबंदी है कि हमारी जो हेल्थ है उसमें हम मतलब अंग्रेज़ी दवाइयाँ ही खाएँ?
नहीं खानी ना हमें अंग्रेज़ी दवाई, हमें तो मतलब स्वदेशी चिकित्सा पद्धति अपनानी है, तो बोलो उसकी भी तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो वही चीज़ें। दूसरी बात रही तो भारत के गाँव में सबसे कम हॉस्पिटल है और कोरोना सबसे कम गाँव में फैला है। क्यों? गाँव के लोगों के पास इम्यूनिटी है। कई लोग ये कहते हैं कि स्वामी रामदेव जी से ज़्यादा हमारे गाँव के बड़े बुजुर्गों का आयुर्वेद का ज्ञान है, तो हाँ तो है, उन लोगों को है, लेकिन उस ज्ञान को प्रिजर्व करना, पांडुलिपियों से निकालना, फिर विज्ञान की कसौटी पे खरा उतारना, इन सब के लिए अगर किसी ने काम किया तो स्वामी रामदेव जी है। अगर आपके गांव के लोगों की ज्ञान है तो उनसे प्रमोट करवाओ ना, उन लोगों से आप अपना इलाज करवाओ। उन लोगों के पास मान लो कोई बहुत ही नई चीज़ है तो वो भी इन तक भिजवाओ ना भाई। वो लोग कर क्या रहे हैं? भारत की ही तो एक चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके पास और अच्छा है तो आप भी तो उनको सपोर्ट करो ना। ये क्या मतलब होता नहीं उससे अच्छा तो हमारे गांव में इससे आता है तो मतलब हम इन्हें सपोर्ट ही नहीं करेंगे या अपना जो भी है मत इनके पक्ष में ही नहीं रखेंगे। तो सारतः यही है कि भारत के लोग अपने जनप्रतिनिधियों को बोलें कि हमें आयुर्वेदिक चीज़ें भी प्रोवाइड करवाओ, और अगर कोरोनिल के लिए भी बोलें कि अगर इस दवाई में कोई दिक्कत है, मतलब सरकार अपनी टीम भेजे और वो रिव्यू करे, डाटा वगैरह देखें, जो भी कुछ हुआ है, जो भी प्रक्रिया हैं, अगर उन प्रक्रियाओं की कसौटी पर कोरोनिल खरी उतरती है तो बाज़ार में तो बिक रही है तो उसे सरकार भी प्रमोट करे, खरी नहीं उतरती तो फिर वो बिक क्यों रही है? ये भी तो प्रश्न है कि अगर कोरोनिल इलाज नहीं है, अगर कोरोनिल उन कसौटियों पर खड़ी नहीं उतर रही जिनमें क्लेम किया जा रहा है तो बिक क्यों रही है? या उसमें कुछ संशोधन हो रहा है तो संशोधन करवाओ। तो सरकार को करना चाहिए ना। एक प्राइवेट फर्म ने इतना प्रयास कर लिया कि आपके DRDO भी जो दवाई बना रहा है वो भी उन्हीं की बेसिक रिसर्च पे बना रहा है, तो इतना तो करना चाहिए ना कि हाँ ठीक है भाई ये संशोधन ये 2-4 कर लो तो हो जाएगा। तो ये सस्ती भी तो कितनी, वो भी तो देखो। मतलब 545 इसकी कॉस्ट है, जबकि ये जो फार्मा कंपनीज होती हैं वो आपके प्रोडक्ट में कम से कम 8 से 10 गुना मिनिमम मुनाफा कमाया जाता है। मतलब जो भी चीज़ 80-90-100 रुपये की है तो वो 1000, 2000, 2500 की मिलती है। तो ये लड़ाइयाँ फार्मा कंपनियों के अगेंस्ट है, कोई डॉक्टरों के अगेंस्ट नहीं है। डॉक्टरों को कुछ नहीं मिलता है इसमें। वो तो ठीक है एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं जो उन्हें गाइडलाइन होती है, लेकिन फार्मा कंपनीज असली जो भी है अपनी इकोनॉमी चलाते हैं और इसी से सबको दिक्कत है। इसीलिए तो यही तो लोग थे जो विपक्ष वगैरह के टूल किट वगैरह का भी जो मामला सामने आया है, अभी जांच के बाद सिद्ध हो जाएगा किसने क्या किया है, लेकिन उसमें भी तो क्या था कि स्वदेशी वैक्सीन बंद करो, पूरा मतलब विपक्ष। अरे यार भारत के ही तो लोग हो आप, भारत की चीज़ों का विरोध करें। पहले भारत की वैक्सीन पे विश्वास नहीं था, हमें वैक्सीन फ्री चाहिए, और जब खुद को छोड़ दिया तो अब भारत की सस्ती वैक्सीन लेने की बजाय आप विदेशों से मंगवा रहे हैं वैक्सीन। राजस्थान गवर्नमेंट वगैरह कॉन्ट्रैक्ट कर ही रहे हैं ना MNCs के साथ। तो ये सब कुछ नहीं, एक खिलवाड़ है। हमें चाहिए कि हम दोबारा भारत और भारतीयता की तरफ बढ़ें और भारतीय परंपराओं को, भारतीय ज्ञान पद्धति को महत्व दें। सारतः यही। धन्यवाद।